हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं समीत और टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी के बिहाफ पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के लाइव सेशन का टॉपिक है टुवर्ड्स अवेकनिंग। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सिंह सर, जो कि एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और आईटी इंडस्ट्री में करीब 9-10 साल काम कर चुके हैं। पर अब उन्होंने जब इतना लंबा अरसा गुजार दिया तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आना हुआ, जैन योगा क्या होती है और तरह तरह के ऐसी दूसरे टॉपिक्स पर आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लाइव सेशन में जुड़ते जाइए और लाइव सेशन में बने रहिए। आज का लाइव सेशन पर्यावरण और किस तरह से हम एक सही तालमेल बैठाकर अपना जीवन जी सकते हैं उस पर होने वाला है। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग समित। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी। तो बहुत बहुत स्वागत है टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी की तरफ से। हम आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह से आज हम जैन योगा, स्पिरिचुअलिटी और दूसरे टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। जी। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपकी जर्नी कैसे हम्म। शुरू हुई? जैसे हमने जाना कि आईटी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, फिर जी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो यहाँ इस तरफ कैसे आना हुआ और यूट्यूब जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो इनिशियल स्टेज में ना लाइफ में जब मैं बड़ा हो रहा था, छोटे से बड़ा हो रहा था, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। और मतलब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी में बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल डॉगमाज हैं, आप कह सकते हो, जो जी। इंसान को थोड़ा बांध देते हैं। और मेरे सवालों का जवाब ना मेरे घर के लोगों के पास नहीं था। जब मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था कि ये रिचुअल क्यों है, ये ट्रेडिशन क्यों है, हम ऐसे क्यों करते हैं, और जब हम गांव जाते थे तो गांव में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, स्पेशली वुमेन के लिए। और मैं जब सवाल करता था तो मुझे यही आंसर आता था कि ऐसे ही होता आया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है, मैं तुमको यही सिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो दिस वाज द आंसर एंड इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। वो अंदर से वो कंटेनमेंट नहीं था उस आंसर के लिए। तो अ, एक क्यूरोसिटी रह गई, ठीक है। थोड़ा सा रेबिलियस मैं था। मैं रेबिलियस नॉट इन सच कि मैं बहुत बदमाश था या लोगों का बात ही नहीं सुन, डिसोबीडियंट नहीं था मैं। बट अंदर से एक मेरा रेबिलियस नेचर था। मतलब अंदर से मैं चीजों को ऐसे ही मान नहीं लेता था। आई यूज टू सर्च, मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी रह जाती थी उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मुझे उस समय स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था बचपन में। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, तो देन फिर मैं कॉलेज गया। और पढ़ाई जब कंप्लीट की मैंने, उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स।
जॉब मिल गई, उसके बाद फैमिली में चैलेंजेस आने लगे, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, और मम्मी की हेल्थ खराब हो गई। तो वो सारे चैलेंजेस ना मेरे को सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि व्हाट इज द एंड गोल ऑफ दिस, कि क्या है इसका महत्व, क्या है, मतलब इस लाइफ का पर्पस क्या है। तो मैं पर्पस पे बहुत क्वेश्चन करने लगा, क्योंकि आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद द करंट सिचुएशन, और इतना डिफिकल्ट हो रहा था मुझे उस चीज से नेविगेट करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन करने लगा अपने आप से, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। बुक्स रीड करता था, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहली किताब जो मुझे मिली, जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी मुझे समझा पाई, वो थी पावर ऑफ नाउ, एखर्ट टोल की, अगर आपने सुना हो। तो जी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो आई लर्न, मैंने ये सीखा कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स से कैसे डील कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हम अपने पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा हम रहते हैं, और दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती है। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट मोमेंट में रहते हैं, तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू डील विद द प्रॉब्लम। तो वो जब प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, आई सॉ कि हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक्चुअली स्ट्रेस को कम कर देता है, और आप प्रॉब्लम्स को एज इट कम्स, जैसे जैसे वो आते जाती है, आप हैंडल करते जाते हो। फिर मुझे ना जेन योगा के बारे में पता चली। तो इफ यू डोंट नो, यूट्यूब पे एक चैनल है डीप नॉलेज करके, आशीष शुक्ला जी की, डॉक्टर आशीष शुक्ला जी की। तो उनसे मुझे पता चला जेन योगा के बारे में। और जब मुझे पता चला तो मैंने इमीडिएटली वो बुक समहाउ मैंने ले ली, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तो तब मुझे एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी समझ में आई। क्योंकि जब हम कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हैं, से सपोज भगवत गीता पढ़ते हैं, या फिर हम कोई भी वेद के कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, या उपनिषद पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है, संस्कृत में है, ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। लोग सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। भगवत गीता भी, अभी जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिलती है उससे, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी जेन योगा पढ़ के। लेकिन अगर मैं उसे सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाऊं, किसी भी आम इंसान को दे दूं, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। दैट इज वाई लोग, हमारी जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है ना, उनको ज्यादा पढ़ते नहीं है लोग, मान्यताओं में उलझे रहते हैं, यही कारण है। तो जब मैंने पढ़ी जेन योगा, तब मुझे स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिली। तो मैंने उसमें जो प्रैक्टिसेस थी वो करनी स्टार्ट की। तो मैं देख पा रहा था कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो गया। और मैं मेडिटेशन पहले से करता था, तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड। जो प्रैक्टिसेस मैं पहले से करता था, और जो प्रैक्टिसेस मैंने जेन योगा की ऐड की, उसके बाद मैंने YSS ज्वाइन किया, क्रिया योगा का। तो वहाँ के लेसन्स मैंने पढ़े। फिर मैंने विपश्यना के लेसन्स, मैंने विपश्यना अभी तक किया नहीं, मैं गया नहीं था, लेकिन उन जो एसन गोयनका के जो लेसन्स है ना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 10 दिन के। तो मैंने वहां से विपश्यना भी सीखी। तो वहां से मुझे क्लैरिटी मिली बहुत सारी। तो दिस वाज माय अ, जर्नी। तो कह सकते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन था जिसने ये जन्म दिया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, इस रास्ते पर, इस हम्म। पाथ पर। जी। तो क्वेश्चन मेरा वही सर था कि पर्पस क्या है, लाइफ का जी, पर्पस क्या है, हम क्यों हैं पर्पस। यहाँ पे, हम क्यों इतनी सफरिंग झेल रहे हैं, इतनी मिजरी क्यों है। सर मैं यही जानना चाहूंगा कि एक तो रिलीजन है और एक हाँ। स्पिरिचुअलिटी, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, और प्लस इसके अलावा इसमें अंतर क्या है, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और धर्म में क्या अंतर है, हम्म। कई लोग नहीं जानते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी और धर्म में, अगर अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ धार्मिक है, तो बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति ना, जो सिर्फ धार्मिक है, जो थोड़ा सा कट्टरवादी है, जी। वो ना थोड़ा अपने स्क्रिप्चर से बंध जाता है। ठीक है, उसकी जो भी किताब है उसके धर्म की, वो जी। उससे बंधा हुआ है। ठीक है, और वो ओपन नहीं है बाकी सारे नॉलेज को रिसीव करने के लिए। तो ये एक फर्क हो जाता है धार्मिक होने में।
और यही कारण है कि एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को मतलब डिफिकल्टी पहुंचाने की कोशिश करता है, बिल्कुल। उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मेरा धर्म आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ बेहतर जाती है। बनाने तो की कोशिश करना। हाँ, लेकिन जिन लोगों के वजह से ये धर्म बने हैं, अगर उनकी बातें हम सुने, तो जी। पहली बात तो ये सारे अलग अलग रिलीजन्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिन लोगों के वजह, बिल्कुल। क्योंकि वो कभी ये बता के नहीं गए थे कि आप मेरे नाम से एक अलग रिलीजन बनाओ। ठीक है, बिल्कुल। वो बस एक थॉट प्रोसेस दे के गए थे आपको। ठीक है, और आपने उस थॉट प्रोसेस को एक पत्थर की लकीर बना ली। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से ना हर नॉलेज इवॉल्व होती है। करेक्ट। जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है, एसेंस वही है। स्पिरिचुअल नॉलेज का जो एसेंस है वो कभी नहीं बदलता है। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो उस टाइम के रिस्पेक्ट में कही गई है, जो आज के टाइम में इंप्लाई नहीं कर सकते आप। कुछ कुछ बातें, बहुत सारे रिलीजन में ऐसी बातें हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है। और इस पे एक मैंने वीडियो भी बनाया था, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन। वहां पे मैंने ब्रेक डाउन भी किया है कि कैसे स्पिरिचुअल लोग अलग होते हैं। अब स्पिरिचुअल लोगों की थॉट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। वो सारी किताबें पढ़ते हैं, वो कुरान भी पढ़ेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, वो वेद भी पढ़ेंगे, पुराण भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। और वो उनका ना, वो जज नहीं करते, वो ओपन रहते हैं माइंड से, हम्म। बिल्कुल ओपन रहते हैं। और आप उनको कैटेगराइज भी नहीं कर सकते कि ये बंदा इस पर्टिकुलर रिलीजन का है, ये आप नहीं कर पाओगे। तो जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, तो हम जैसे हम हिंदू है, ठीक है, बाय बर्थ हम हिंदू है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो रिलीजन, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हम सनातन धर्म से आते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो सनातन, सनातन का मतलब है शाश्वत, जो हमसे सर्वोच्च। पहले था और हमसे बाद में भी रहेगा। तो जी। सनातन ऐसा है ना कि इसका कोई मतलब एंड या स्टार्ट नहीं है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु या जितने भी लोग हैं, वो सनातन के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, और जितने रिलीजन है वो भी सनातन के अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता एक तरीके से, जो मेरा पर्सनल मानना है वो ये है, जैसे आपने बताया कि वो ओपन होते हैं, वो दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, और वो दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी अप्लाई करते हैं, चाहे वो फिर मेडिटेशन हो या फिर साउंड हम्म। हीलिंग हो या किसी दूसरे तरह का जो भी प्रोसेस है, जी। जिसके थ्रू वो शांति अपने अंदर महसूस करते हैं, प्लस उसी को वो बाहर फैलाना चाहते हैं दूसरों के साथ। जी। जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कैसे ज़ेन योगा जो है वो शांति ला सकती है जी हमारी जीवन शैली को। जैसे हम देखें पॉल्यूटेड जीवन शैली है, हम हम्म। चारों तरफ देखते हैं कि कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है, तो हम ज़ेन योगा के थ्रू कैसे शांति अपने जीवन में और प्लस चारों तरफ फैलाने का काम कर सकते हैं। जैन योगा अभी के टाइम पे इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि कोई भी इंसान जब स्पिरिचुअल बनना चाहता है ना, तो वो योग सीखना चाहता है। ठीक है, पतंजलि ने जो योग बताया है, अष्टांग योग, वो सीखना चाहता है। लेकिन वो भी यम नियम आसन प्राणायाम, ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इजंट इट, कि कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है। कोई गुरु मिल जाए तो ज्यादा आसान होगा ये करना। करेक्ट। और जब पतंजलि ने अष्टांग योग नहीं बताया था, तो इसके पहले योग के अलग अलग रास्ते थे। मतलब राजयोग अलग था, भक्ति अलग था, कर्म अलग था। ठीक है, तो पतंजलि ने क्या किया ना, इन सारी चीजों को एमलगमेट करके एक अष्टांग योग बनाया। अब जेन योगा के जो राइटर है वो पीजे सहर है। करेक्ट। पीजे सहर ने क्या किया कि पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता की नॉलेज को लेके एक प्रैक्टिकल, मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, ऐसी चीज उन्होंने लिखी। नाउ जेन योगा जो है ना, वो रूट कॉज पे काम करता है, आपके माइंड से स्टार्ट होता है। उसमें जो नॉलेज है वो माइंड से स्टार्ट होती है। जेन योगा फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंट्रो में ही जेन योगा बताता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है और आप अपने माइंड को कैसे समझ सकते हो। तो जब आप अपने दिमाग को और अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाते हो, तब जी। आप ये भी समझ पाते हो कि मुझे सही डिसीजंस कैसे लेना है। तब आप
उस नॉलेज को ना फिर भगवत गीता से जोड़ पाते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ रहना है, तो एक्चुअली कैसे रहना है? वो स्थित प्रज्ञ वाली जो स्थिति है वो आपको मिलेगी कैसे? आप अपने माइंड को समता में लाओगे कैसे? जेन योगा वो रास्ता बताता है। जेन योगा माइंड के सेक्शंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है? और फिर बताता है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का माइंड कैसे काम करता है और कैसे इस माइंड को इवॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? और इसमें पूरे प्रैक्टिकल स्टेप्स और प्रैक्टिसेस बताए गए हैं जब तक कि आप प्रत्याहार तक ना पहुंचो, जिसे जेन योगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बताया गया है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि इंट्रो में क्या है, हाउ, मतलब हमारा जो दिमाग है वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, और हम अपने माइंड को कैसे टेम कर सकते हैं। कंट्रोल करना, मतलब कि हम कंट्रोल में जी कैसे रखें ताकि वो थॉट्स जो बार बार आते हैं वो जो डिस्टर्ब ना करें। जी जी जी। तो सर मेरा आपने जैसे पहले अभी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पर बताया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या रिलीजियस व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ सकता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या साइंस जी बिल्कुल आ सकता है, रिलीजियस व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ सकता है, लेकिन अ, अगर वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाए बस, ठीक है? अगर वो जिन चीज जो उसकी बिलीफ्स है ना, हैं? जब इंसान अपने बिलीफ्स को छोड़ देता है और अपनी कंडीशनिंग को छोड़ देता है, झुठला देता है, क्योंकि कंडीशनिंग एक्चुअली वो झूठी ही चीज है जो समाज ने आपको दी है, ठीक है? जब आप अपनी कंडीशनिंग को छोड़ देते हो और जब आप अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो चीजों को, तब आपको अपनी कंडीशनिंग और रियलिटी के बीच में फर्क पता चलता है। तो अगर वो व्यक्ति रिलीजियस है और वो अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा भी ध्यान देता है, अपने माइंड को ऑब्जर्व करता है और आसपास की चीजों को जस्ट एज इट इज ऑब्जर्व करने लगता है बिना किसी फिल्टर के, तब वो इजीली स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है। ठीक है। और सर साइंस क्या होंगे इसके कि हम स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो हो रही है किसी व्यक्ति, कैसे पता करेंगे? साइंस ये है ना कि आप बेचैन हो जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सफरिंग है और जो मिजरी है वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी, ठीक है? जहां पे आप ये सवाल करने को अपने आप से मजबूर हो जाओगे कि मैं क्यों जी रहा हूं या ऐसी जिंदगी, मेरे जीवन में क्यों इतनी मिजरी है, इसका कारण क्या है, मैं कैसे डील करूं इन सारी चीजों से। अवेकनिंग का पहला स्टेज यही है कि आप परेशान हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। अब वहां से दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो आप उसके बोझ तले दब जाओ, क्रम्बल डाउन हो जाओ, या तो आप ढूंढो कि क्या रास्ता है। और रास्ता एक ही है, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, अपने माइंड को समझ लेना। जब आप समझने लगते हो कि क्या है अवेयरनेस और अपने माइंड को समझते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देन यू टेल योर सेल्फ कि हाँ, मेरे प्रॉब्लम्स मुझसे बड़े नहीं। मैं एक जीता जागता इंसान हूं जिसके पास, एक ह्यूमन बीइंग जिसके पास सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता है, करेक्ट? क्षमता। जी। तो एक ऐसा जीव, उस जिसके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो सकती। वो उन सारे प्रॉब्लम से बड़ा है। बस फर्क है सोच का, पर्सपेक्टिव का, कि आप कैसे देख रहे हो उस चीज को। तो ये है अवेकनिंग। तो सर क्या आपको लगता है कि कॉन्शियसनेस या चेतना और प्रकृति का सीधा संबंध है? जी, है, बिल्कुल सीधा संबंध है, क्योंकि अ, हम इस प्रकृति से अलग नहीं है। एक तो ये बात है, हमारी जो ईगो है ना, हमको ये इल्यूजन देती है कि हम इस प्रकृति से अलग है, हम इस क्रिएशन से अलग है। जो द्वैत का कॉन्सेप्ट है कि मैं अलग हूं, आप अलग हो, ये द्वैत बताता है हमको। लेकिन अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत ये कहता है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक है? जी। और हमारी जो कॉन्शियसनेस है एक लेवल पे उस कॉन्शियसनेस के साथ मिली हुई है। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, जो हमें हमारे ईगो से मिली है, वो हमें ये समझने नहीं देती कि हम इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है, उसकी कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है।
तो सर मेरा सवाल आपसे जैन फिलॉसफी को लेकर है कि जैन फिलॉसफी जीवन और मृत्यु हो या फिर सुख और दुख को देखने की दृष्टि देता है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या दृष्टिकोण होता है जो जो जैन फिलॉसफी हमें बताती है, सिखाती है। फिलॉसफी तो यही है, देखिए। जेन फिलॉसफी, जेन का मतलब क्या है? जेन मतलब ध्यान। ठीक है। ध्यान मतलब इस क्षण में रहना और चीजों को बिना फिल्टर के देख पाना, ये एक तरीके का ध्यान है जहां पे आप थॉट्स के बियॉन्ड जा रहे हो। ठीक है। हम्म। तो जेन फिलॉसफी जो है, जो भी है, मेडिटेशन जो है, वो है क्या? आप एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट करो। मेरा सवाल सर ये है कि जैन फिलॉसफी हमें जीवन और मृत्यु, सुख और दुख को कैसे देखने की दृष्टि देती है। सुख और दुख को कैसे देखने की दृष्टि देती है? सुख जी। और दुख ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है। अभी क्या है कि अगर आप हैप्पीनेस को चेज करोगे और प्लेजर को चेज करोगे ना, तो उसके पीछे पीछे वो सैडनेस और वो हताशा, वो दुख आएगी। ठीक है। बिल्कुल। आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये डुअलिटी का एक हिस्सा है। ठीक है। तो आप सुख या दुख दोनों से नहीं बच सकते। तो आपको करना क्या है? आपको ये समझ लेना है कि ये सुख और दुख जो है ना, ये माइंड के स्टेट्स हैं। ठीक है। और मेरा जो माइंड है ना, और ये जो माइंड के स्टेट्स है, ये थॉट्स पे डिपेंडेंट है। ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? जो एक्सटर्नल इंपल्स हम रिसीव कर रहे हैं अपने फाइव सेंसेस पे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और हमको इसके बियॉन्ड जाना है। जब हम इसके बियॉन्ड चले गए तो हमारे माइंड में एक मेंटल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है। जहां पे, जैसे आपने बोला सुख और दुख, मतलब राग जी। या द्वेष। ठीक है। तो राग और द्वेष के बियॉन्ड चले गए। करेक्ट। मतलब अगर एक व्यक्ति उस दिमाग के उस समता को अचीव कर चुका है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और एक एवरेज व्यक्ति कैसे करेगा? जिसके पास वो समता है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम माने क्या आया? दुख आया। ठीक है। बट वो उस दुख को एज दुख फील नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि वो उससे डिटैच। हम्म। करेक्ट। जी। अगर मान लो उसके लाइफ में सक्सेस आया, तो उस सक्सेस को वो समझेगा, देखेगा, लेकिन उससे भी वो डिटैच। ठीक है। ओवरजॉयड नहीं हो जाएगा। उसे पता है कि ये जो भी चीजें चल रही है ना, ये आती जाती रहेंगी। उसे पता है, लेकिन उसका हम्म। जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो एक स्थिरता है, वो उसे बनाए रखना है। मेंटल इक्विलिब्रियम। यही भगवान श्री कृष्ण, इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हम्म। यही वो स्टेज है। ठीक है। तो ये है फर्क। तो सुख और दुख को अगर आप थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे ना चीजों से, थोड़ा सा इस मटेरियल वर्ल्ड से, तो आपको सुख और दुख, राग और द्वेष ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। फिर वहां से आप ट्रिगर नहीं होगे। जी। मतलब ज्यादा दुख जब किसी के जीवन में होगा तो वो परेशान नहीं करेगा जैसा आपने बताया, और जब सुख की प्राप्ति होगी तो वो उससे पहले से ही डिटैच होगा। तो जी। उससे वो से अटैच फील जब नहीं करेगा तो ज्यादा उसे वो बेचैन नहीं करेक्ट। करेगा। लोगों जी। का मिसकंसेप्शन क्या है ना, कि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे और हमको, अगर मान लो हम प्रत्याहार में पहुंच गए या हम अपने ईगो को ट्रांसेंड कर गए, तो हमारे जीवन में दुख या सुख नहीं आएगा, मतलब दुख नहीं आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आप मटेरियल वर्ल्ड के एक पार्ट हो ना, और आप, अगर आप एक मटेरियल वर्ल्ड के पार्ट हो, तो आप इससे स्केप नहीं कर सकते। क्योंकि जितने दिन तक आप एक फिजिकल फॉर्म में हो, आप जी। ईगोलेस स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है। ईगोलेस स्टेट क्या होता है? समाधि का स्टेट होता है। जब आप मेडिटेशन में जाते हो और समाधि के स्टेट में जाते हो, देन यू आर ईगोलेस। फिर आपको उस स्टेट से वापस भी आना पड़ता है, रोज दिनचर्या के काम करने पड़ते हैं, वो विदाउट ईगो यू कैनॉट परफॉर्म। ठीक है। नाउ जी। द डिफरेंस इज बिटवीन अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअल पर्सन को पता है कि वो स्टेट क्या है। ठीक है। वो अपने ईगो को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है, अपने उस ईगो को यूज कर सकता है कि वो उस स्टेट को, उसके अंदर ये रियलाइजेशन आ गया ना कि एक्चुअल स्टेट क्या है। ठीक है। इट इज बियॉन्ड ईगो। तो वो ईगो वाली जो स्टेट है जिससे वो सफर कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली माइंड डिटैच हो जाता है उससे। करेक्ट। और फिर वो बिना अटैच हुए सारी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, इसीलिए इस यही कारण है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। क्यों चुना?
क्योंकि उसका माइंड कंफ्यूज था ना। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके माइंड से कंफ्यूजन दूर किया, उसके माइंड से राग और द्वेष को हटाया, और वो युद्ध भूमि में स्थित प्रज्ञ हो गया। अब अब आप इमेजिन करो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अटैच्ड है, और तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई तो वो कैसे डील करेगा। वो थोड़ा नर्वस हो जाएगा, हड़बड़ाएगा, जो अर्जुन के साथ पहले हुआ। लेकिन जब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, जब उसे भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञान का दर्शन दे दिया, तब उसके साथ क्या हुआ, तब वो डिटैच हो गया। तब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, उस वो देख रहा था। सुपरफिशियली आप सब कुछ करोगे, लेकिन अंदर डीप इनसाइड योरसेल्फ यू नो एवरीथिंग कि क्या चल रहा है, सब प्ले चल रहा है। जी सर। सर, ये कई लोगों का सवाल होता है, जब वो मेडिटेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी समस्या होती है कि हम एक हाँ। मुद्रा में कैसे इतनी देर तक बैठें। आंखें बंद करके बैठना उनके लिए मुश्किल होता है। सर, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि हम मेडिटेशन शुरू करें तो किस तरह का मेडिटेशन हम करें, क्योंकि मेडिटेशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो जी। ये एक सवाल था जो उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपसे पूछें। जी, तो जो बिगिनर्स है, सबसे बिगिनर्स, उनको कैसा मेडिटेशन करना चाहिए, तो बिगिनर्स को मैं यही बोलूंगा कि मेडिटेशन में आप बैठो। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे आप बैठो उस पोजीशन में। और जरूरी नहीं है कि आंख बंद हो। ठीक है, आंख खुली भी रख सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, करना ये है कि देखिए, हमारे माइंड में एक मिनट में कम से कम तो 1000 थॉट्स आते हैं। ठीक है, एक एवरेज इंसान के माइंड में, और जो बिगनर है उसके माइंड में भी आ रहे होंगे, उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स, उसके फ्यूचर के प्रोजेक्शंस की वो क्या करेगा, उसके टेंशन्स, वो सारे दिमाग में आएंगे। उसको सिर्फ एक ही काम करना है, देखना है कि क्या आ रहा है। लेकिन यूजुअली कन्वेंशनल वे में क्या बोला जाता है कि देखो एंड लेट इट गो। मैं ये फर्स्ट स्टेज में मैं ये नहीं कहता कि देखो एंड लेट इट गो, मैं कहता हूं देखो एंड ट्रैक योर ड्रिफ्ट। योर माइंड इज ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूअसली, वो ड्रिफ्ट हो रहा है, एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप कर रहा है। जिस मोमेंट पे आप अवेयर हो गए कि मैं ड्रिफ्ट हो गया, मुझे सांस को देखना है, मान लो मुझे सांस को देखना है, मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ, ब्रीद आउट कर रहा हूँ, सांस को देखना है, और एक थॉट आया और मैं ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, अब उस थॉट का चेन बना ना, 10 थॉट, 15 थॉट, ऐसा करके चेन बना। ठीक है, जब मुझे वो ड्रिफ्ट पकड़ में आई, जब मैं अवेयर हो गया कि मैं ड्रिफ्ट हो गया, तब मुझे बैक ट्रैक करना है कि मैं किस थॉट से किस थॉट पे गया। ठीक है, अब उन थॉट्स को जब आप विजुअलाइज कर रहे हो कि अच्छा ये थॉट आया था, मेरा स्कूल का थॉट आया था, अच्छा मेरी वो गर्लफ्रेंड का थॉट आया, फिर उस टीचर का थॉट आया, तो यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आए हैं। ठीक है, उन थॉट्स में कुछ तो होंगे नॉलेज वाले थॉट्स, इनसाइट्स, आइडियाज, कुछ हम्म। होंगे आपके आपका जो प्राइमल माइंड है ना, कुछ सर्वाइवल के या सेक्स के थॉट्स। ठीक है, वैसे कुछ थॉट्स, कुछ होंगे हैप्पी या सैड करने वाले इमोशनल थॉट्स। ठीक है, ये 3 तरीके के ही थॉट्स आते हैं हमको। ठीक है, एक नॉलेज के थॉट्स आते हैं, जो इनसाइट्स आती है हमें, वो हमारा इंटेलिजेंस सेंटर हमको देता है। एक आता है इमोशनल थॉट, हैप्पी या सैड कर देने वाला। ठीक है, या रिग्रेट वाला। ठीक है, कोई भी थॉट ऐसा जो आपके इमोशंस को ऊपर नीचे कर दे। और एक थॉट आता है सेक्सुअल थॉट, या फिर खुद को सरवाइव कराने का थॉट, रिफ्लेक्स एक्शन जैसी चीजें, या एंगर का थॉट। ठीक है, तो ये जो है ये एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जो है उसकी थॉट आती है। तो ये 3 तरह के थॉट्स हमारे माइंड में उसी की चेन बनते रहती है, फ्यूचर या पास्ट के थॉट्स हम सोचते रहते हैं। ठीक है, द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझे ये 3 तरह के थॉट्स आ रहे हैं, और इनमें से कौन से तरीके का थॉट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो आप पाओगे कि इमोशनल और जो इंस्टिंक्टिव एनिमल इंस्टिंक्ट वाले थॉट्स हैं ना, सेक्स या फिर ये सारे थॉट्स, ये ज्यादा आते हैं, नॉलेज वाले थोड़े कम आते हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि एवरेज ह्यूमन बीइंग के जो थॉट्स हैं वो अपने इंटेलिजेंस सेंटर को बहुत ही कम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और ई और एस सेंटर, जैसे कि इमोशनल और सेंसुअसिटी वाले जो सेंटर्स है, उनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं वो। या आप ऐसा कह सकते हो कि वो सेंटर्स उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब ये वो समझेंगे ना ऑब्जर्व करके, तब वो काम कर पाएंगे कि किस तरीके के थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे उस पर काम करना है, मुझे अब प्रैक्टिकली उन थॉट्स को लेट गो करना है, और जो आइडियाज वाले आए, इंसाइट्स वाले आए, उन थॉट्स को मुझे देखना है कि हाँ इस आइडिया से मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल वे, ऑब्जर्व
ऑब्जर्व योर थॉट्स, कैटेगराइज देम एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ कि ये मेरे नॉलेज सेंटर का थॉट है, ये आइडिया है, इस इनसाइड पे काम करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज सेंटर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब जब ये होगा ना, तब आप मेडिटेशन में, शुरुआत कैसे हुई कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक स्टेज ऐसा आएगा कि ड्रिफ्ट हुए और समझ में आ गया, दो तीन थॉट्स आते ही समझ में आ गया एक, उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि ड्रिफ्ट होने वाले हैं, समझ में आ गया, अवेयरनेस इतनी हाइटेंड हो जाएगी। ठीक है, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बिल्कुल। पहले स्टेज को मैं कहता हूँ, ये जो पहला स्टेज है मेडिटेशन का, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वॉचिंग। ठीक है, ओके। जी। हाँ, तो ये जब आप सीख जाते हो, देन यू लर्न कि कैसे ब्रेथ को देखना है, कैसे मतलब थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कम करना है। तो जैसा कि आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी किसी व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और हितैषी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ही बना सकती है, और कुछ नहीं बना सकता। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ही आपको पर्यावरण और इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि तभी आप समझ पाते हो ना कि ये पर्यावरण जो है, ये जो इन्वायरमेंट है, मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा हूं। अगर मैं इसे क्षति पहुंचाऊंगा तो मैं खुद नहीं बचूंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है समझना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये बहुत इजीली समझ में आना चाहिए कि आप अगर एक पेड़ काट दे रहे हो तो वो जो हवा आप ले रहे हो वो कहाँ से मिलेगा आपको। बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल सर। हमारे टीम के एक मेंबर थे, उनका ये सवाल था कि एक जो एनलाइटेंड व्यक्ति होता है उसकी पहचान क्या होती है? क्योंकि सर हमने देखा है कि एनलाइटेंड व्यक्ति में हम देखे स्वामी विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो या योगानंद परमहंस हो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओशो हो या जिद्दू कृष्ण मूर्ति। एक तरफ वो लोग हैं जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसे बोलते हैं कि हाँ वो है, और उस तरफ रास्ता दिखाते हैं। और ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे लोग थे, वो बोलते हैं कि गॉड, देयर इज नो गॉड, गॉड नहीं है। वो उन्होंने सीधा नकार दिया। तो वो, उनका सवाल सीधा ये है कि एनलाइटन व्यक्ति जो एनलाइटमेंट प्राप्त करता है वो गॉड की तरफ से है या ये क्या है, कैसा प्रोसेस है? एनलाइटेंड व्यक्ति गॉड की तरफ से भी नहीं है, और गॉड भी नहीं है। वो बस ये है, उसका माइंड बस ऐसा है कि वो जो कॉन्शियसनेस है ना, जिससे एग्जिस्टेंस चल रही है, वो उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को मर्ज कर चुका है, बस बहुत ही सिंपल। ठीक है, और जी। वो अपने ह्यूमन माइंड से भी इस मटेरियल वर्ल्ड में फंक्शन कर रहा है, बट उसे पता है कि मैं, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो आइडेंटिटी है, इट इज एन इल्यूजन। यही है इनलाइटेंड व्यक्ति को आप पहचानोगे कैसे? तो पहचानना बहुत ही सिंपल है। एक इनलाइटेंड व्यक्ति ना, उसे सब कुछ पता होता है, उससे उसके पास इतनी पावर होती है कि वो आपके साथ छल कर सके। वो आपकी आंखों में आंखें डाल के ये भी समझ पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, फिर भी वो उस पावर को मिसयूज नहीं करेगा। ये उसकी पहचान है। वो ब्रूटली ऑनेस्ट होगा आपके साथ, आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी गलती से भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को देखोगे तो आप समझना कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर कुछ मतलब कॉन्शियसनेस, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो उसकी अवेकनिंग इसके अंदर है। और जैसा कि आप ओशो और जिड्डू कृष्ण मूर्ति की बात कर रहे थे, और आप बाकी लोगों की बात कर रहे थे जो गॉड के बारे में, देखो, जी। ये दोनों अलग नहीं है। ओशो, जिड्डू जिड्डू कृष्ण मूर्ति और बाकी जो विवेकानंद या रामकृष्ण जैसे लोग, ये चारों सेम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका टीच करने का तरीका अलग है। ओशो और जिड्डू कृष्ण मूर्ति, स्पेशली जिड्डू कृष्ण मूर्ति, कहते हैं देर इज नो गॉड। Why does he say that? Because he has experienced that consciousness within himself, and now he knows that he is also a part of that consciousness, that existence. तो हम्म। गॉड कहाँ है आप बताइए ना। गॉड जो वर्ड है ना, ये बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है। गॉड, गॉड इज विद इन मी, विद इन यू। ठीक है, सबके अंदर है। हम्म। हमारी जो ईगो है, वही है इल्यूजन, वही है वो पर्दा जो गॉड को देखने से रोक देती है। ठीक है,
हर उस चीज में वो कॉन्शियसनेस है, बस हमें दिखता नहीं है। आप एनिमल्स को देखो ना, आपको गॉड दिख जाएंगे, उसके उनकी आंखों में देखो, उनके आंखों में भी आपको दिख जाएंगे, आपको पूरे इन्वायरमेंट, पूरे प्रकृति में दिखेंगे। ये पूरी जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पे आपको दिखेगी। और ये लोग यही बात करते हैं बस। ये लोग बस ये कहते हैं कि आप गॉड को ना कन्फाइन मत करो एक मूर्ति के अंदर। ठीक है, मूर्ति की पूजा करो, आप अपनी आस्था रख सकते हो, और जब आप अपनी आस्था रखते हो तो गॉडली एनर्जी उसके अंदर इम्बाइब हो सकती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे कॉस्मस की जो जो पूरे कॉस्मोस को होल्ड करता है, जो जो एनर्जी, वो एक सब्सटेंस में आ जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वो उस एनर्जी का एक पार्ट बन सकता है, आप उसकी पूजा कर सकते हो। ये तंत्र का माध्यम है। ठीक है, ये एक तरीके का तंत्र है। जब आप मूर्ति पूजन करते हो, दिया जलाते हो, भूत शुद्धि करते हो, ये तंत्र का माध्यम है। तो वो भी एक अलग विद्या है, तो वो सीखी जा सकती है। सर कुछ ऐसी किताबें आपकी तरफ से जो स्पिरिचुअलिटी की पाथ की तरफ या फिर जैन योगा के बारे में डिटेल में लोगों को बता सकें, आप रिकमेंड करना चाहें? जैसे आपने शुरू में एखर्ट टोल की बुक के बारे में बताया, ऐसी अगर दूसरी बुक्स भी आप जो रिकमेंड करना चाहें। जी बिल्कुल। तो एखर टोल वाली बुक बताई थी मैंने, और मैं बार बार जिड्डू कृष्ण मूर्ति की एक किताब की बात करता हूँ, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। जो लोग अपने दिमाग में ही बंद हो चुके हैं, उन्हें ये किताब जब पढ़ेंगे ना, वो तो उनके लिए आसान हो जाएगा। अपने ही जो दिमाग की जड़ता है उससे निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम द नोन अगर आप पढ़ते हैं। फिर एक एक फिक्शनल किताब है विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, हरमन हीज की किताब है सिद्धार्थ। उसमें एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम सिद्धार्थ था, और वो गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी है। वो गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध के टाइम पे ही वो लड़का था। और उसकी लाइफ की एक स्टोरी है, तो वो बहुत ही स्पिरिचुअली, बहुत ही एक इनलाइटनिंग स्टोरी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको लाइफ के एसेंस के बारे में कुछ समझ में आएगा। जेन योगा इज अ मस्ट रीड, ये सबको पढ़नी चाहिए। जेन योगा पढ़ोगे तो आप आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड इवॉल्व होने लगेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। ठीक है, चेंज मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, फिर आप जब पढ़ोगे ना तो वो करने लगोगे अपने माइंड में, उससे चेंज होगा। जेन योगा है। और रमन महर्षि की एक किताब है, वो पढ़ सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और निसर्ग दत्त की एक किताब है आई एम दैट, वो पढ़ सकते हैं। और ओशो भी की भी। बहुत सारी किताबें हैं। ओशो की तो मैंने संभोग से समाधि तक पढ़ी है। फिर एक रेबिलियन के ऊपर उनका एक किताब है, वो बहुत अच्छी किताब है कि व्हाट इज रियल रेबिलियन, वो पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी है, अभी दिमाग में आ नहीं रहा मुझे, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मैंने पढ़ी है, लेकिन उस किताब को बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और जज करते हैं। तो आई डोंट थिंक आप किसी किताब को जज करें तो वो सही होगा, वो भी सही नहीं होगा। और जिड्डू कृष्ण मूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है, जो मैरी ल्यूटेंस ने लिखी थी, शायद मैरी ल्यूटेंस जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने लिखी थी। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिड्डू कृष्ण मूर्ति की, वो सबको पढ़नी चाहिए। विवेकानंद की बायोग्राफी सबको पढ़नी चाहिए। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेन जो बिगिनर्स के लिए है वो है पावर ऑफ नाउ, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। और जब आप इन किताबों से सीख लो तो zen योगा, और जब zen योगा समझ में आ जाएगा तो 100% भगवत गीता। भगवत गीता इज द एपिटम ऑफ ऑल द नॉलेज। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉर ऑल द बिगिनर्स। ठीक है, लेकिन जब आपको अवेयरनेस समझ में आती है ना, तब आपको भगवत गीता समझ में आएगी। एंड सर जोसेफ मर्फी की भी कई सारी ऐसी किताबें हैं, या फिर नेविल गॉडार्ड की, जो लोग शायद मेरे हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कई हम्म। सारी किताबें उनकी माइंड एंड थॉट्स के ऊपर मैंने देखा है। जी 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 जी, वो सेल्फ सर हेल्प के लिए हमारा, पढ़ी जा सकती है। जी
सर हमारा जैसे फॉर्मेट होता है कि हम सब गेस्ट, जितने भी हमारे गेस्ट जो लाइव आते हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो जो भी अपनी तरफ से पॉजिटिव मैसेज हमारे व्यूअर्स को या हमारे जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको देना चाहें, तो आप क्या एक सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो या फिर आध्यात्मिक मार्ग को लेकर हो, तो आपकी हम्म। तरफ से जो भी आप बोलना चाहें। मैं कहना चाहूंगा कि अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ लोग एज इन वो नहीं जो हमारे मतलब मेरे एज के हैं। आई एम ऑलमोस्ट 38, ठीक है। तो जी। हम जिस समय से ग्रो होके आए हैं, हमारे टाइम पे बचपन में गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि जो बच्चे हैं 20-25 साल के, उन वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड किस तरीके से है कि वो बहुत इंफॉर्मेशन उनके पास दुनिया भर की है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, लेकिन डेप्थ नहीं है। थॉट्स हम्म। में डेप्थ नहीं है। किसी काम को करने के लिए जो जिस डेप्थ की जरूरत होती है, वो डेप्थ मुझे थोड़ा लैकिंग लगता है आज के जनरेशन में। तो मैं चाहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज करो अपने डेप्थ को बढ़ाने के लिए। मतलब आप अपने आप को समय दो थोड़ा। देयर इज नो नीड टू हरी। बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ सबकी हो गई है, तो इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ठहर जाओ, किताबों को पढ़ो। रील्स से नॉलेज मिलती है, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल है। आप रील्स से नॉलेज नहीं गैदर कर सकते बहुत सारी। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जब आप बिल्कुल। एक किताब पढ़ते हो, तो एक इंसान के 15-20 साल का जो नॉलेज का एसेंस है, वो आप उसको डेप्थ में समझ पाते हो। तो थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा आराम से, गो स्लो। मेरा बस यही मैसेज है। एंड बी अवेयर। गो स्लो, बी अवेयर। when you are talking to someone, look into their eyes and then talk. द प्रॉब्लम इज कि अभी लोग दूसरों की आंखों में कम देखते हैं, फोन पे ज्यादा देखते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अभी लोगों की आंखों में देख के बात करो, बस यही है। और मेडिटेशन करो। जी। आपने जैसा बताया कि जो यूथ है वो फास्ट पेस लाइफ के थ्रू मतलब रील्स स्क्रॉल करना, और इसमें हम सर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत रहने लगे हैं, वही मतलब रीजन काम है ना। माइंड नहीं रहता है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्थ नहीं है ना। सुपरफिशियल हो गया है लाइफ, इसीलिए। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आज इतनी सारी बात करने का मौका मिला। यूँ तो हम सभी, मैं भी इनफैक्ट पर्सनली आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करे रखा हूँ और देखता रहता हूँ वीडियोस, पर आज पर्सनली बात ग्रेट करने का ग्रेट, मौका मिला थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जैन योगा को लेकर और बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो थैंक यू सो मच सर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और आज मोस्ट हमारे साथ वेलकम, लाइव। मोस्ट वेलकम। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। यू सीम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड जो आप काम कर रहे हो, कीप डूइंग इट, ठीक है। लगे रहो आप इसमें। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, आप मुझे बताना, मुझे डीएम करना। आई विल ऑलवेज बी देयर। ओके। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बाय, टेक केयर। बाय सर। तो आज हमारे साथ कनेक्ट करा था अभिषेक सिंह सर ने, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी और जैन फिलोसफी के बारे में चर्चा करी, साथ ही साथ बहुत से दूसरे टॉपिक्स भी कवर करे। आज का हमारा टॉपिक था टुवर्ड्स अवेकनिंग। तो हमने जाना एनलाइटेंड पर्सन कौन होते हैं, अवेकनिंग के साइंस क्या होते हैं। अगली जो हमारा लाइव सेशन है वो भी बड़ा ही दिलचस्प और रोचक टॉपिक पर होगा। तो आप सब अगर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं और हमारे काम को देख सकते हैं, हमारा पेज विजिट कर सकते हैं, एनवायरमेंट एंड नेचर झांसी। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और लाइव सेशन का पार्ट बने रहिए। थैंक यू सो मच।